आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है आपका एंजाइम्स का। जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कुछ इफ़ेक्ट जो था और चीज़ों का, पीएच का, टेम्परेचर का, वो सब तो मैंने करवा दिया था आपको। अब है इफ़ेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। तो क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक मेटल कैटायंस चाहिए होते हैं, किस लिए? फर्दर रिएक्शन को आगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें से आपका मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, कैल्शियम, ठीक है, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हैं। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो आपके मेटेलिक कैटायंस हैं, ठीक है, मेटेलिक कैटायंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये मेटल है। ठीक है, और जब इसमें पॉजिटिव साइन लग गया तो ये कैटायन हो गए। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में, ठीक है, जब एंजाइम एक्ट करता है तो जो उनकी एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम हो पाती है। ऑप्टिमम मतलब कि वो अपना फंक्शन इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि जो एनाइंस होते हैं, ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो हालांकि जो कैटाइन सॉरी एनाइंस होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। क्लोराइड, ठीक है, फॉर अमाइलेज। और क्लोराइड का एक फंक्शन कहाँ होता है? आपने पढ़ा होगा कि जब क्लोराइड शिफ्ट होता है, फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे फर्दर कि एक होता है क्लोराइड शिफ्ट और एक होता है रिवर्सिबल क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जो ये एनायन है क्लोराइड, इसको आप यहाँ याद करेंगे किसके लिए यूज़ होता है? ये अमाइलेज के लिए। ठीक है, मेटल फंक्शन एज एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम वेलोसिटी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो मेटल जो है वो एक्टिवेटर की तरह रिएक्ट करता है एंजाइम वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक आपका फ्रेंड है, ओके, और एक आप उसके फ्रेंड हो। ठीक है, आप दो हो गए और आप लोगों को कोई काम कंप्लीट करना है। मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका फ्रेंड क्या कर सकता है? अच्छे नोट्स बना सकता है। ठीक है, और आपका क्या काम है? आप उन नोट्स को अच्छे से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ऐसा ही काम क्या है हमारे कैटायंस और एनायंस करते हैं कि एंजाइम हो गया आपका दोस्त। ठीक है, काम तो वो कर रहा है लेकिन उसको फर्दर एक्टिवेट कौन कर रहा है? ठीक है, फर्दर उसकी एक्टिविटी को एनहेंस कौन कर रहा है? आप भी तो उनकी हेल्प कर रहे हो ना, उनको कॉपी करके फिर आप फर्दर उनको क्लास में ट्रांसफ़र करोगे इधर उधर, हैं। बट डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इनसे ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम में रिटेन अच्छा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे फ़नी एग्जांपल्स हैं। ओके, तो जो मेटल्स हैं कैटायन और एनायन, वो क्या करते हैं? एंजाइम की वेलोसिटी को फर्दर एनहेंस करते हैं। किस लिए? कंबाइनिंग विद द सबस्ट्रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ES मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरह से। या फिर आप ये भी ले सकते हो कि आपका दोस्त ने नोट्स आपको बता दिए कि मार्क करके दे दिए बुक में कि ये ऐसे ऐसे होने हैं और आपने उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया। तो प्रोडक्ट कंप्लीशन क्या हुआ कि नोट्स भी आपको बनाने नहीं पड़े और नोट डाउन आपने अच्छे से किए। तो दोनों की वजह से, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी की वजह से प्रोडक्ट जो है ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से बन गया। ठीक है, तो वही बात इसमें कह रखी है कि ES मेटल कॉम्प्लेक्स बनाने में वो क्या करता है? कंबाइन करने में हेल्प अच्छे से करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है रिएक्शन में, उसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आता है एंजाइम में। ओके, क्या आता है? कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब होता है कि उसकी जो शेप है, ठीक है, उसमें चेंज आना। ठीक है, एंजाइम में तो क्या होता है कि दो कैटेगरीज के एंजाइम हैं जिनको मेटल्स की ज़रूरत है उनकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो वो ऐसे फर्दर क्लासिफाइड हैं कि एक तो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं और एक मेटालो एंजाइम्स हैं। ओके, मान लो कि आपका एक टॉपर दोस्त है और उसके दो नालायक दोस्त हैं जो उसको किसी न किसी तरह हेल्प करते हैं
क्या करने के लिए, किसी न किसी तरह उसको, या तो उसको मतलब अपना काम कंप्लीट करने में, ठीक है, या उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आपकी अच्छी है, वो नोट्स अच्छे प्रिपेयर कर सकता, मतलब आपको अंडरलाइन करके देता है और आप उसको अच्छे से नोट डाउन करते हो, तो दोनों की हेल्प से ही प्रोडक्ट बनाना। तो वो ये है कि एंजाइम जो टॉपर है वो तो एंजाइम है, लेकिन मेटल जो आप हो वो उसको प्रोडक्ट को कंप्लीशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। द मेटल इज़ नॉट टाइटली हेल्ड बाय द एंजाइम एंड कैन बी एक्सचेंज ईजली विद अदर आयंस, ठीक है। अब मान लो आपका टॉपर फ्रेंड है, फिर आपको ये भी डर लगता होगा कि अरे यार कहीं फर्दर जाके मैं तो बस इसके नोट्स ही डाउनलोड मतलब राइट करता हूँ, लिखता हूँ, कहीं इसको कोई और दोस्त ना बना ले, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो मेटल है वो टाइटली एंजाइम से हेल्ड नहीं होता और वो इजीली एक्सचेंज हो सकता है विद अदर आयंस, यानी आपका जो टॉपर दोस्त है उसको वो किसी और को भी एक्सचेंज कर सकता है आपकी जगह, ठीक है। तो एग्जाम्पल के नाम पे ले लेते हैं ATPs, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और इनोलेज के लिए मैग्नीशियम। इन चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनको याद कैसे कर सकते हैं, जब आप इस चीज़ की कम से कम, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो 4 बार, और अगर आप क्विक लर्नर हैं तो कम से कम 3 बार तो आप इसको रिवाइज ज़रूर करें, तभी आप इन एंजाइम्स को यूज टू हो जाओगे, ठीक है, याद रखने में। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो एंजाइम्स हैं, कैटायंस हैं, एनायन हैं, ये आपको आपका खून हर सब्जेक्ट में पिएंगे, ठीक है। ये आपको हर जगह आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा है कि आपको अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती, जब तक आपका लास्ट ईयर भी आता है तब तक भी आपको ये याद रखनी होती है, और उसके बाद भी आपको ये याद करनी होंगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। फिर है मेटेलो एंजाइम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो मेटल्स को टाइटली क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, और इनको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक आप हो, ठीक है, और एक आपका टॉपर दोस्त है, और आप क्या हो, आप रिच हो, और आपका टॉपर दोस्त क्या है, गरीब है, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन वो आपको ईजिली रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप रिच हो और आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, ज़रूरत तो नहीं कि आपके जितना रिच हर कोई हो क्लास में, ठीक है। तो इसमें एंजाइम जो है मेटल को टाइटली होल्ड करेगा और रेडली एक्सचेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एल्कलाइन फोस्फेटेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एंड एल्डोलेस। इसमें जिंक होता है, ठीक है। जो ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, एंजाइम्स, तो इनको याद कीजिए, याद मेरे साथ साथ कीजिए, ताकि आप कुछ तो लिख के आए एग्ज़ाम में। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एंजाइम के एग्जाम्पल भी लिख दोगे आप, तो आपको आधा नंबर मिल सकता है, ठीक है। और यही एंजाइम्स जो इसमें बताए जा रहे हैं आपको फर्दर बायोकेमिस्ट्री में हर जगह यूज़ होंगे, किसी न किसी रिएक्शन में, ATC साइकिल में, TCA में, सिट्रिक एसिड में, या फिर ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, प्रोटीन फॉर्मेशन में, ओके। तो क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एल्कलाइन फोस्फेटेस, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, हमेशा हर एंजाइम में एज आ रहा है पीछे, ठीक है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एल्कलाइन फोस्फेटेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। तो क्या है, डिहाइड्रोजिनेस, एनहाइड्रेस, फोस्फेटेस एंड पेप्टाइडेज, ठीक है, एंड एल्डोलेज, ठीक है ना। अब है फिनोल ऑक्सीडेज, जिसके साथ जो मेटल कंबाइन होता है वो है कॉपर, पायरुवेट के साथ मैग्नीज, ठीक है, जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ मोलिब्डेनम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ आयरन एंड कॉपर। तो इनको आप याद कर लें, क्योंकि ये आपको फर्दर काम आएंगे दूसरी जो पार्ट्स हैं आपके बायोकेमिस्ट्री में उधर। तो वहाँ पे जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ यार, मैंने देखा था कि जो ये था ना आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तो वहाँ पे था मेटेलो एंजाइम्स में, ठीक है। फिर आप देखोगे फिनोल ऑक्सीडेज के साथ कौन सा मेटल कंबाइन करता है, कॉपर, अरे यार ये तो मैंने वहाँ याद किया था, ठीक है।
फिर क्या बोल रही थी मैं, 4 चीज़ें थी, फिनोल ऑक्सीडेज, कॉपर, पायरुवेट ऑक्सीडेज। अब इसमें तो तीनों चीज़ कॉमन है, ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज। इनमें क्या याद करना है, फिनोल कॉपर, पायरुवेट मैंगनीज, जेंथिन मोलिबडेनम एंड साइटोक्रोम कॉपर। सी से साइटोक्रोम, सी से आयरन एंड कॉपर। ठीक है, फिर है इफेक्ट ऑफ टाइम। ठीक, तो इसमें क्या है कि अंडर द आइडियल एंड ऑप्टिमल कंडीशन लाइक पीएच एंड टेम्परेचर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम रिएक्शन इज लेस। ठीक है, तो आइडियल और ऑप्टिमल कंडीशंस कौन सी होती हैं, जिसमें कि एक एंजाइम अच्छे से रिएक्शन करे। ठीक है, मतलब उसको रिएक्ट करने में कम टाइम लगे। ओके, तो आइडियल और ऑप्टिमल कंडीशंस कौन सी होती हैं, सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट जो टाइम की एंजाइम को रिएक्ट करने के लिए वो कम लगे। तो जैसे ही टाइम की वेरिएशन होगी, द रिएक्शन आर जनरली रिलेटेड टू ऑल्ट्रेशन इन pH एंड टेम्परेचर। वेरिएशन इन द टाइम ऑफ द रिएक्शन आर जनरली, तो तीनों चीज़ कॉम्बिनेशन में है, टाइम, pH एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब pH ज़्यादा है तो रिएक्शन वेरिएबल होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन का टाइम वेरिएबल होगा। ठीक है, ये बात कह रखी है। फिर आपका है active site is not rigid in structure and shape, it is rather flexible to promote the specific, sorry, just a second। अब हम पढ़ते हैं लाइट और रेडिएशन का। देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो इफ़ेक्ट है पीएच का और टेम्परेचर का, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे एग्ज़ामिनर पूछेगा ना, तो वो मेनली वही चीज़ें पूछता है एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो चीज़ें नहीं पूछेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, कहाँ से आपको पता लगेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बीडीएस के स्टूडेंट हो, चाहे वेटनरी के हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें पूछेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता चलता है PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले लास्ट ईयर के, 10 ईयर के, 5 ईयर के, 15 ईयर के क्वेश्चंस देखो एंड अकॉर्डिंग टू देम आप टॉपिक वाइज स्टडी करो। अगर ऐसा नहीं होता कि ये लक्ष्मीकांत, ये सॉरी, बायोकेमिस्ट्री की बुक अगर 1000 पेज की है तो आपको 1000 पेज पढ़ के जाने, ऐसा नहीं होता। 1000 पेज की बुक में से मैक्सिमम आपको 100 या 150 पेज पढ़ने होते हैं अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो इफ़ेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, तो एक्सपोजर जब होगा एंजाइम का अल्ट्रावायलेट से, बीटा से, गामा से, एक्सरेज से, तो क्या कर देता है, कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स। ठीक है, एग्जांपल यूवी रेज क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं सलाइवरी एमाइलेज एक्टिविटी को। ठीक है, यूवी रेज का सोर्स क्या है, मेन सोर्स सन से अगर आपका, ठीक है, ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो आपको पता है क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या इनहिबिट कर देगा, सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी। ठीक है ना, सलाइवरी मीन्स पता ही होगा आपको, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखना, अगर लाइट की, रेडिएशन की अगर कोई एक्सपोजर होता है किसी एंजाइम से, तो सर्टेनली वो क्या करेगा, निश्चित ही तौर पर वो इनएक्टिवेट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, और टाइम के साथ साथ पीएच और टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हैं, ये आप याद रखना। मेटेलो एंजाइम, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स आपको मैंने याद करवा दिए हैं। ठीक है, ATPase, मैग्नीशियम कैल्शियम एनोलेज, मैग्नीशियम। मेटेलो में 3 ऑक्सीडेज वाले हैं, फिनोल, पायरुवेट, जेंथिन, जिसमें कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिबडेनम आता है। फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन एंड कॉपर आता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे द टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन, मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, एक्टिव साइट पढ़ लेते हैं एक बार। एंजाइम्स जो हैं वो साइज़ में कैसे होते हैं, बिग होते हैं एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है,
सबस्ट्रेट वो होता है जिससे वो कंबाइन करेगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट छोटा होता है साइज़ में, एंजाइम बड़ा होता है। तो एक स्मॉल पोर्शन जो है ह्यूज एंजाइम मॉलिक्यूल का डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग में एंड कैटालिसिस में। तो मान लो मेरे पास एक एंजाइम है, एक एंजाइम की बोतल है, ठीक है, और एक मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट को मान लो सबस्ट्रेट मान लिया हमने, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एग्जांपल देने से आपके दिमाग में ये बैठ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि एग्जांपल आप एग्ज़ाम में लिख दोगे, ठीक है। इससे बस लर्निंग आपकी ईजी हो जाती है। ओके, तो क्या है कि एंजाइम का साइज़ जो है वो बिग है, ठीक है, और सबस्ट्रेट क्या है, स्मॉल साइज़ का है। तो इवन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम के मॉलिक्यूल की अगर मैं सॉल्ट में डाल दूँ, ठीक है, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, एंजाइम के साथ, और फर्दर कैटालिसिस हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम का एज द स्मॉल रीजन एट विच सबस्ट्रेट बाइंड एंड पार्टिसिपेट इन कैटालिसिस। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, इन बोतल में एंजाइम है मेरे पास, ठीक है, और एक मेरे पास वो है, क्या है, सॉल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। एक ड्रॉप मैंने एंजाइम की सॉल्ट पे डाली तो क्या हो गया, कैटालिसिस हो गया। और कैसे हुआ, जब एंजाइम ने बाइंड किया सॉल्ट के साथ। ओके, तो क्या हुआ कि हमें एंजाइम तो हमारे पास ज़्यादा था और सबस्ट्रेट कम था, और बाइंडिंग हो गई, ठीक है। एक्टिव साइट जो था एंजाइम का वो बाइंड कर गया स्मॉल रीजन ऑफ सबस्ट्रेट के साथ, और उसने कैटालिसिस में फर्दर पार्टिसिपेट किया। तो एक्टिव साइट के कुछ फीचर्स हैं जो आप याद रखना चाहो तो रख लो, बट अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम में ये सब पूछा नहीं जाता। जो पूछा जाता है आपसे वो पीएच, टेम्परेचर, ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है, और इरिवर्सिबल, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम, सेलेंट फीचर्स पे। जो एग्जिस्टेंस है एक्टिव साइट की ड्यू टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिजल्टिंग इन 3 डायमेंशनल नेटिव कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक एक्टिव साइट है, ठीक है, वो किस वजह से है, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से है, जिसकी वजह से 3 डायमेंशनल नेटिव कॉन्फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव साइट इज़ ड्यू टू, ठीक है ना। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एंजाइम की। तो एंजाइम के ऊपर ही एक्टिव साइट होती है, और वो किस वजह से होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है, जिसकी वजह से 3 डायमेंशनल नेटिव कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कॉन्फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। जो एक्टिव साइट है वो किसकी बनी है, अमीनो एसिड्स की, ठीक है, नोन एज कैटालिटिक रेसिड्यूज विच आर फार फ्रॉम ईच अदर इन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी इसने हमें क्या बोला कि एक्टिव साइट किस वजह से है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि एक्टिव साइट, अब देखो प्रोटीन की बात आई है तो 100% उसमें अमीनो एसिड होंगे, बेसिक सी, ठीक है, सेंस है ये आपकी। तो अब इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लीनियर सीक्वेंस में होते हैं अमीनो एसिड, ठीक है, फार होते हैं एक दूसरे से। अब इसमें ये बात कर रहा है कि वो कैटालिक रेसिड्यूज उनको बोलते हैं, और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम लाइसोजाइम है उसमें 129 अमीनो एसिड हैं, और जो एक्टिव साइट है वो किससे बनती है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है अमीनो एसिड का, ठीक है। कितने अमीनो एसिड्स का, 35, 52, 62, 63, 101, ठीक है। बस आप इतना याद रख लो कि एंजाइम लाइसोजाइम में 129 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, एक्टिव साइट्स को हम क्लेफ्ट्स और क्रेवाइसिस भी कहते हैं, या पॉकेट्स भी कहते हैं, ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल रीजन इन द बिग एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, देखो पहले इसने बोला कि मान लो ये आपका एंजाइम है, ठीक है, और वो अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड में ये बोल रहा है कि जो आपका एंजाइम है उसमें क्या है, अमीनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस में है एक दूसरे से, ठीक है।
पहले वो बोल रहा है कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, फिर वो बोल रहा है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर वो एग्जांपल दे रहा है हमें लाइसोजाइम का, जिसमें 129 अमीनो एसिड है। अब ये हमें बोल रहा है कि जो एक्टिव साइट है उसको हम रिगार्ड कर सकते हैं एज क्लेफ्ट्स और क्रीवाइसेस और पॉकेट्स ऑक्यूपाइंग ए स्मॉल रीजन इन द बिग एंजाइम मॉलिक्यूल। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एंजाइम है वो क्या होता है, बड़ा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आपका एक्टिव साइट है उसे हम क्लेफ्ट, पॉकेट, ठीक है, ये क्रीवाइसिस की फॉर्म में रिगार्ड कर सकते हैं, जो एक स्मॉल रीजन होता है बिग एंजाइम मॉलिक्यूल का, यानी ये इतना बड़ा एंजाइम है, इसका इतना सा पार्ट, इसे हम क्लेफ्ट, पॉकेट, पॉकेट आप ज़्यादा जल्दी याद कर सकोगे तो आप इसे क्लेफ्ट या पॉकेट के हिसाब से याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कह रहा है कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है स्ट्रक्चर में और शेप में, ठीक है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है टू प्रमोट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, देखो, इट इज़ नॉट रिजिड, ठीक है, कोई ख़ास शेप नहीं है इसकी, ठीक है। ये आपका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट उन्होंने बोला था किस फॉर्म में होगा, पॉकेट की फॉर्म में, क्लेफ्ट की फॉर्म में और क्रीवाइस की फॉर्म में, और सबस्ट्रेट उन्होंने बोला था छोटा सा होता है सबस्ट्रेट, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो इससे क्या होता है, ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो आपका एंजाइम है वो अच्छे से बाइंड कर पाता है सबस्ट्रेट के साथ टू प्रमोट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जनरली जो एक्टिव साइट है उसमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, कैटालिटिक साइट होती है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, और ये लेटर इज़ फॉर द कैटालिसिस ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, बाद में कैटालिसिस के लिए यूज़ होती है कोई भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। जो को एंजाइम और को फैक्टर हैं ऑन विच सम एंजाइम डिपेंड आर एज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक साइट। जो कुछ को एंजाइम है, को एंजाइम क्या होते हैं, वाइटामिन्स आप जब पढ़ोगे, ठीक है, वाइटामिन्स में आपका आता है वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, उसमें जो आपका आता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स से की जो एंजाइम्स होते हैं, सॉरी, बी कॉम्प्लेक्स ही को एंजाइम्स बनाता है जो फर्दर आपका हेल्प करते हैं इन मैनी 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 ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आगे हम वाइटामिन्स में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो को एंजाइम्स और को फैक्टर्स हैं जिन पे कुछ एंजाइम डिपेंड हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक साइट, ठीक है। फिर आपका आ गया सबस्ट्रेट बाइंड्स एट द एक्टिव साइट बाय वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ये आपका एंजाइम है ये इसके एक्टिव साइट है, इस पर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अभी नहीं मतलब कंसिडर कर रहे हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इससे बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, इसे ये कंसिडर मत कीजिएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, मैं जस्ट आपको फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो बॉन्ड बनता है एंजाइम का और सबस्ट्रेट का, तो ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, वीक एंड नॉन कोवेलेंट, ठीक है। ये बात कहने की कोशिश कर रही थी मैं आपको। फिर है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव साइट्स, ठीक है। तो आपका जो ये एंजाइम है ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक है फंक्शन में ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव साइट। मान लो आपका ये एंजाइम है, ठीक है, कोई भी एंजाइम मान लो आप, ठीक है। तो इस पर जो ये एक्टिव साइट है ये स्पेसिफिक एक ही रिएक्शन करेगी, ऐसा नहीं है कि आप इस साइट पे जाके किसी को भी
क्या कर सकें, सबस्ट्रेट से बाइंड करवा सकेंगे, एनी सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं है, अगर ये एंजाइम एस है, ठीक है, और इसकी एक्टिव साइट है ये, तो यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे सबस्ट्रेट के ही बाइंड करेगा, आप यहाँ पे LMN को बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, दिस इज़ द पॉइंट। फिर है द कॉमनली फाउंड अमीनो एसिड एट द एक्टिव साइट आर सेराइन, एस्परेट, हिस्टिडीन, साइटिसाइन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, टायरोसिन। सब रट्टा मारने की चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें से ज़रूरी नहीं आपको सबको ही याद करना है, कोई भी 3-4 याद कर लीजिए जिसमें आइन आइन बन रहा है, हिस्टिडीन, ठीक है, सेरीन, आर्जिनिन, टायरोसिन, ठीक है, लाइसिन, सिस्टीन। ओके, among these amino acids serine is most frequently found। ओके, फिर से हम देखते हैं आपका ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कौन सा मिलता है, सेरीन ही मिलता है, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से एट द एक्टिव साइट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। The product is released after the catalysis and the enzyme is available for reuse। ठीक है, तो एक बात हमने क्या समझी कि एक एंजाइम रीयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात हमने क्या समझी कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट P बना देते हैं फिर कैटालिसिस के बाद। ओके, और फिर ये एंजाइम फिर से फ्री हो जाता है। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो ये आपका एक ऑटो है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये एक ऑटो है, ठीक है, आप ऑटो में बैठे, आप गए अपने घर तक, तो क्या करेगा, आपका यहाँ से यहाँ जाने तक जो भी था रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो क्या बनाया आपने, प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। जो बीच का प्रोसेस था वो कैटालिसिस हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट बनते ही अब वो आपको यहाँ छोड़ के गया, अब ऐसा तो नहीं है वो आपसे यहाँ चिपका ही रहेगा आपके घर में, नहीं ना, तो आपको छोड़ के वापस कहाँ चला जाएगा, अपनी साइट पे चला जाएगा। ऑटो विल गो बैक टू इट्स साइट एंड इट विल फर्दर रिएक्ट एंड फर्दर इट विल मेक द प्रोडक्ट्स एंड डू द कैटालिसिस प्रोसेस। ओके, दीज वर द पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये कुछ समझ आया हो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे क्वेश्चन करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लग रही है इस लेक्चर में तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके।